ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। हम 12वीं कक्षा का अकाउंट सीख रहे हैं। पहला पार्ट साझेदार विषय प्रवेश। आज हमारा दूसरा लेक्चर है उसके लिए। पहले लेक्चर में हमने देखा कि एकाकी व्यवसाय की क्या कमियां थी, क्या मर्यादाएं थी, उसके बाद साझेदारी पीढ़ी क्यों अस्तित्व में आती है और साझेदारी पीढ़ी के अंदर सभी साझेदार अपने हिसाब से अपनी पूंजी लेकर आते हैं। उस पूंजी का अनुपात अलग रहता है। तो आगे अब हम साझेदारों के पूंजी खाते के विषय में पढ़ेंगे। साझेदार के पूंजी खाते, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट्स भी कहते हैं, ऑफ पार्टनर्स। तो प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के अंदर कुछ पूंजी लेकर आता है, जिसे हम उसके लिए अलग से एक व्यक्तिगत खाता तैयार करते हैं, जिसे हम साझेदार का पूंजी खाता कहते हैं। उसके जमा पक्ष के अंदर पूंजी में वृद्धि के व्यवहार लिखे जाते हैं और उसके उधार पक्ष के अंदर पूंजी में कमी के व्यवहार लिखे जाते हैं। पूंजी खाते रखने की हमारे पास दो पद्धतियां हैं, जिसमें पहली है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, जिसका दूसरा नाम है परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति, और दूसरी पद्धति है स्थिर पूंजी खाता पद्धति, जिसे हम स्थायी पूंजी खाता पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। अस्थिर पूंजी खाता नाम से हमें पता लगता है, इस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाते का वर्ष का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी वर्ष के प्रारंभ में जो भी साझेदार की पूंजी होगी और जो अंत में पूंजी होगी कमी वृद्धि करने के बाद, उन दोनों में हमेशा अंतर दिखता है। इसमें सभी व्यवहार लिखने के लिए केवल पूंजी खाता तैयार करते हैं। तो आपको याद रखना है, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में सारे व्यवहार एक ही खाते में लिखते हैं, जिसे हम केवल पूंजी खाता तैयार करते हैं। यदि पूंजी खाते का जमा शेष हो, जब हम अंतर निकालते उधार पक्ष और जमा पक्ष का, तो अगर जमा बाकी या जमा शेष हो तो उसे हम आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं, और अगर अंतर उधार शेष हो तो उसे हम संपत्ति लेना पक्ष में आर्थिक चिट्ठे में दर्शाते हैं। साझेदार का पूंजी खाते का नमूना, जैसे हम जानते हैं कि जमा पक्ष में पूंजी में वृद्धि लिखी जाती है, तो हम पहले जमा पक्ष देखते हैं। तो आपकी जो पूंजी की शेष होगी, प्रारंभिक पूंजी आप यहाँ पर लाएंगे। इसके अलावा पूरे वर्ष के अंदर अन्य कोई भी पूंजी लाते, चाहे वह बैंक में लाए या संपत्ति के रूप में लाए, उसे जमा पक्ष में दर्शाएंगे। आपका पूंजी का ब्याज यहाँ लिखा जाएगा। उसके अलावा वेतन, बोनस, कमीशन, परिश्रम, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। और अगर वितरण पात्र लाभ आता है तो उसे भी हम जमा पक्ष में ही लिखते हैं। अब बात करते हैं उधार पक्ष की। तो उधार पक्ष में हम जानते हैं कि पूंजी में कमी आए तो उसे लिखा जाता है। अगर पूंजी का प्रारंभिक उधार शेष है तो उसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आहरण खाता, आहरण के अंदर चाहे रोकड़ हो, बैंक हो या अन्य कोई संपत्ति का आहरण, उसे हम यहाँ लिखेंगे। आहरण का ब्याज लिखेंगे। और अगर लाभ हानि के अंदर हमें हानि होती है तो वितरण पात्र हानि को भी यहाँ दर्शाया जाएगा। अंतिम शेष, जमा शेष या उधार शेष, जैसे अभी चर्चा की, जमा शेष को आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व में लिखा जाएगा और उधार शेष को संपत्ति लेना के अंदर लिखा जाएगा। आते हैं दूसरी पद्धति, जिसे हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में उसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कहा जाता है। नाम से ही पता लगता है, सामान्यतः इसके अंदर जो साझेदार का पूंजी खाते का वर्ष का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष होगा वह समान रहेगा। परंतु यदि साझेदार कुछ अतिरिक्त पूंजी लाए या ले जाए तो उसकी अंतर की रकम को हम लिखते हैं अंदर। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यानी स्थिर पूंजी खाता पद्धति में हमारे पास दो खाते बनाने पड़ते हैं। हमें व्यवहार लिखने के लिए दो खाते तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें पहला है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा है साझेदारों का चालू खाता। तो पहला खाता साझेदारों का पूंजी खाता, उसमें क्या लिखते हैं? तो सामान्य रूप से हमें पता है कि प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी समान रहती है, क्योंकि नाम ही है स्थिर पूंजी खाता पद्धति। स्थिर मतलब प्रारंभिक और अंतिम समान रहेगी। परंतु अगर कई बार साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेकर आता है या कोई पूंजी की रकम निकाल लेता है यानी आहरण करता है, तब हम रकम में परिवर्तन देखते हैं। पूंजी खाते में केवल स्थिर पूंजी लिखी जाएगी। दूसरा खाता बनेगा चालू खाता।
स्थिर पूंजी के अलावा अन्य जितने भी व्यवहार होंगे उन सबको हम चालू खाते में लिखेंगे। इसके अंतिम शेष यानी अंतिम बाकी के व्यवहार सेम अस्थिर पूंजी खाता के शेष की तरह ही होगा। अगर चालू खाते के अंदर जमा शेष निकलता है तो आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व में दर्शाएंगे, और अगर उधार शेष निकलता है तो उसे संपत्ति लेना के अंदर दर्शाएंगे। साझेदार के पूंजी खाते का नमूना। जमा पक्ष में देखें तो प्रारंभिक जो भी आपकी पूंजी थी उसको हम लाते हैं, या आप अन्य अतिरिक्त पूंजी लाएंगे रोकड़ बैंक के अन्य किसी संपत्ति के रूप में, उसे लिखा जाएगा। उधार पक्ष में अगर आप कोई पूंजी लेकर गए यानी आहरण किया रोकड़ बैंक की अन्य संपत्ति से, उसको जमा में से निकालेंगे तो अंतिम जमा शेष बचेगा। तो पूंजी खाते में केवल प्रारंभिक और अंतिम पूंजी की ही एंट्री होगी। अब हम साझेदारों का चालू खाता देखते हैं। चालू खाते में स्थिर पूंजी के अलावा बाकी सब जानकारी हमें लिखनी है। तो जमा पक्ष में आते हैं तो सबसे पहले चालू खाते का जमा शेष, उसके बाद पूंजी का ब्याज, चालू खाते का जमा शेष का ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, परिश्रम, इन सब की एंट्री होगी। और अगर वितरण पात्र लाभ होगा उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। उधार पक्ष की बात करें तो चालू खाते का उधार शेष लिखा जाएगा, उसके बाद आहरण, चाहे आप रोकड़ ले जाए बैंक से अन्य किसी संपत्ति के रूप में ले जाएं, आहरण का ब्याज लिखा जाएगा, चालू खाते का उधार शेष का ब्याज, और अगर हानि होती है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। सेम वैसे सारा हिसाब करने के बाद अंतर निकालकर उधार शेष या जमा शेष निकलेगा। जमा शेष होगा तो आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व में आपको लिखना है, और अगर उधार शेष है तो संपत्ति लेना के अंदर लिखना है। अब हमें याद रखना है, अगर प्रश्न हल करते हैं तो प्रश्न के अंदर साझेदारों का चालू खाता नहीं दिया हो और पूंजी खाते के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं हो, तब हमें प्रश्न को अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति से हल करना है। अगर स्पष्टता की वो चालू खाता है या आप स्थिर पूंजी खाता से ही उसको हल करो तभी आप उसका उपयोग करेंगे। अगर कोई स्पष्टता नहीं है तो आप अस्थिर पूंजी खाते का ही उपयोग करेंगे। अगला है साझेदारों का आहरण खाता। आहरण को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ पार्टनर। आहरण क्या होता है हम सब जानते हैं। जब कोई साझेदार व्यवसाय में से या अपनी पीढ़ी में से अपने निजी उपयोग के लिए रोकड़, माल या संपत्ति ले जाए उसे हम आहरण कहते हैं। आहरण और उसका ब्याज आहरण खाते के उधार पक्ष में लिखा जाता है। वर्ष के अंत में इसे बंद करके उसके शेष को उधार किया जाता है। कैसे? तो पद्धति पर निर्भर करता है। अगर आप अस्थिर पूंजी खाते पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो आहरण के अंतिम शेष को हम पूंजी खाते में लिखेंगे, उधार करेंगे। और अगर आप स्थिर पद्धति का उपयोग कर रहे हो तो आहरण के अंतिम शेष को चालू खाते में उधार किया जाएगा।